वीडियो और ये वीडियो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग समझने वाले हैं कि एक सेमेस्टर की जो प्रिपरेशन होती है उस सेमेस्टर की प्रिपरेशन के लिए क्या एक बेस्ट स्ट्रेटजी होना चाहिए था। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे बीटेक का फर्स्ट सेमेस्टर जो 2024 बैच के स्टूडेंट है उनका एग्जाम होने वाला रहेगा। यहाँ पे फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट है उनका भी एग्जाम होने वाला रहेगा, एंड इवन फाइनल ईयर के भी स्टूडेंट होंगे उनका भी एग्जाम होने वाला रहेगा। तो कोई भी आप सेमेस्टर में हो, ये डजेंट मैटर कि आपको ये वीडियो स्किप करना है, सभी को ये वीडियो देखना है, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले रहेंगे कि सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। देखिए, हम जब भी बात करते हैं एग्जामिनेशन की तो आपको मैं इतना बता सकता हूँ कि एग्जामिनेशन भी दो टाइप की होती है, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख दिया हूँ ऑलरेडी कि एग्जामिनेशन भी दो तरीके की होती है। एक होती है आपका सेमेस्टर एग्जाम को लेकर के बात होती है, और एक होती है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो हम जो यहाँ पे पूरा वीडियो बना रहे हैं ये आपका सेमेस्टर एग्जाम को लेकर के रहेगा कि सेमेस्टर एग्जाम में कैसे हम अपने आप को प्रिपेयर करें, क्या चीज़ों का ध्यान रखें जिससे कि हम अच्छा नंबर भी ला सकें और हमारा रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा हो, और एक तरीक़े से हमारा कम समय में एक बेस्ट प्लानिंग के साथ हमारा तैयारी भी हो जाए। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि देखिए अभी हम सेमेस्टर एग्जाम होने वाला है, तो सेमेस्टर एग्जाम को रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं, और हो सकता है इन फ्यूचर आपको कभी कंपटीशन देना होगा, ठीक है ना, कॉम्पिटिटिव, तो उसके बारे में भी आपको मैं थोड़ा सा बता दूंगा कि कंपटीशन की तैयारी आपको कैसे करनी होती है। अभी हमारा मेन मोटिव है कि सेमेस्टर की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, एंड लास्ट में आपको कुछ एडिशनल टिप्स भी मैं बताऊँगा कि एट ए टाइम मैं जब कॉलेज में था एक्सपीरियंस के दम बता सकता हूँ, जिससे कि आपका मार्क्स काफ़ी बेहतर आपका बन जाएगा। तो वो चीज़ हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 गाइज कि देखिए आपको स्टडी को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर रखे हैं। सबसे पहला जो पार्ट है मेरे पास वो मेरे पास होता है स्टडी, यानी कि लर्न, मतलब कि आप सीखोगे कैसे, क्या क्या चीज़ें करोगे तो आप एक बेहतर लर्नर बन सकते हो, एक बेहतर स्टडी कर सकते हो आप लोग, उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पे कि आप लोग जो है कि रिवीजन और प्रैक्टिस, जैसे आपने सुना भी होगा कि प्रैक्टिस कैन मेक यू परफेक्ट, तो प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकती है। नंबर ऑफ टाइम रिवीजन ही आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं किसी कंसेप्ट को लेकर के, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि उसको कैसे अचीव किया जा सकता है। देखिए, सीखने के कुछ टिप्स एंड ट्रिक है जो आपको मैं फॉलो करता था और आपको ये सजेस्ट करूँगा ये आपको फॉलो करना है, वो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले देखिए आपको क्या करनी है कि क्रिएट ए स्टडी सर्कल। देखिए, सबसे पहला चीज़ आप लोग गलती करते हो कि आप लोग जो है कि एक ऐसा सर्कल क्रिएट नहीं करते हो जिस सर्कल से आपको लर्निंग मिले, सीखने को मिले। जैसे कि देखिए, आप कॉलेज जाते हो तो सबसे पहले आपका दोस्त कौन बनते हैं, जो आपके माइंडसेट के होते हैं, जो आपसे इंटरेक्ट करते हैं, जिसके साथ अपना अच्छा बनने लगता है, उससे आप दोस्ती करते हो, और वहीं उन्हीं के साथ आप रहोगे, उन्हीं के साथ क्लास जाओगे, उन्हीं के साथ आप मस्ती करोगे, उन्हीं के साथ जो कि कुछ भी करोगे। तो वो सर्कल आपका एक ऐसा होना चाहिए था जिस सर्कल से आपको स्टडी से रिलेटेड बातें हो, स्टडी में आपका ध्यान को केंद्रित करे, वो स्टडी से रिलेटेड ही आपका सारा फ्रेंड हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो मोटिव रहता है वो आपको क्रिएट ए स्टडी सर्कल आपको क्रिएट करनी है। मतलब कि ऐसे बंदे से आप दोस्ती करोगे जो पढ़ने में ठीक है, जो आपको समझा सकता है किसी टॉपिक को, या कुछ ऐसे काम करता है जिससे कि वो उससे आपको पढ़ाई से लिंक करता है। ऐसा नहीं हो कि किसी मतलब ऐसे लड़कों से दोस्ती करो जो कि पढ़ने से उसको कोई लेना देना ही नहीं है, वो खुद नहीं पढ़ना चाहेगा तो आपको क्या ही बताएगा वो। तो एक आपको एक ऐसा फ्रेंड सर्कल क्रिएट करना है जो स्टडी से रिलेटेड बातें कर रहे होंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको एक ऐसा आपको सर्कल क्रिएट करना है। दूसरा चीज़ आपको क्या करनी है कि एक प्योर टाइम। देखिए, दूसरा गलती आप लोग करते हो कि जैसे ही आप क्या करते हो कि अब आपको खुद पे टाइम देना है, तो आपको खुद से समझना है यार कि मुझे कैसे पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के लिए कैसे समय निकालना है। जैसे कॉलेज में काफ़ी सारी चीज़ें चलती रहती है, जैसे इवेंट भी होती है, ठीक ना, जैसे 1 जनवरी को पार्टी भी चलती है, एंड कई फेस्टिवल आते हैं, फेस्टिवल छुट्टी भी होती है, तो कई सारी चीज़ें चलती रहती है कॉलेज में। तो उन सारी चीज़ों में आपको डिवाइड करना है कि मुझे कैसे अपने टाइम को मैनेज करना है पढ़ाई के लिए। मस्ती एक अलग चीज़ है, मस्ती भी कर लेंगे, संडे को आता है मस्ती कर लेंगे, टेक फेस्ट होती है उसमें मस्ती कर लेंगे, ठीक ना, कभी छुट्टी वट्टी होती है तो हम मस्ती कर लेंगे, लेकिन आपको टाइम को प्रायोरिटी देना है कि मुझे पढ़ने के लिए आपको हमेशा आपको दिमाग लगाते रहना कि कहाँ से समय निकालें और कैसे समय बचा करके मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकूँ। तो उसको आपको प्रायोराइज करना है, ठीक है, यानी अपने टाइम को आपको सेव करना है। ऐसा नहीं है कि दोस्त बोला चल बाहर घूम के आते हैं तो हम बाहर ही चले गए और बाहर ही घूम रहे हैं, तो वो आपका इंपॉर्टेंस नहीं होता है। आपको वैसे में 4 साल निकल जाएगा, आप कुछ नहीं पढ़ पाओगे। तो अपने टाइम को प्रायोरिटाइज करो कि आपको पढ़ने के लिए टाइम कैसे भी आपको मैनेज करना है। तो ये चीज़ें काम करनी है। एंड क्या करनी है, गो थ्रू द क्रेडिट सिस्टम। देखिए, ये जो है ना, मैंने लिख रखा है क्रेडिट सिस्टम। आई होप कि आप सभी को कुछ लोगों को पता भी होगा क्रेडिट सिस्टम क्या है, नहीं भी पता होगा तो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, आपको क्या करनी है कि गो थ्रू द क्रेडिट सिस्टम। इसका मतलब है कि आपको क्या करनी है कि सबसे पहले आपको सिलेबस निकाल लेनी है। क्या करनी है आपको, सबसे पहले आपको सिलेबस जो निकालते हो आप लोग, इस सिलेबस में आपने देखना कि जैसे सिलेबस आप निकालोगे फर्स्ट सेमेस्टर का, सेकंड सेमेस्टर, किसी भी सेमेस्टर का निकालोगे, उस सेमेस्टर में देखोगे कि सब्जेक्ट का नाम लिखा रहता है, ठीक है।
उसी के जस्ट सामने देखो तो यहाँ पे क्रेडिट लिखा रहता है, ठीक है। तो क्रेडिट देखना, कभी कभी 5.1 हो गया, ठीक ना, 5.2 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, ऐसे कई सारे जो सिलेबस होते हैं उन सब्जेक्ट का, हर सब्जेक्ट का एक अपना क्रेडिट होता है। तो जिस सब्जेक्ट का जितना ज़्यादा क्रेडिट है उसका उतना ज़्यादा उस सेमेस्टर में इम्पोर्टेंस होता है, ऐसे आप लोग समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स का क्रेडिट मान लेते हैं कि 3.5 है, ठीक है। और ऐसे ही हम पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि मैथ पढ़ रहे हैं, तो मैथ का प्रायोरिटी मान लेते हैं कि यहाँ पे दिया 5। तो आप समझो यहाँ पे कि ये क्रेडिट जो है कि 3.5 का और ये कितना है 5 का है, तो क्रेडिट जो है 5 ज़्यादा है, यानी मैथ में मुझे ज़्यादा फोकस होना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। क्योंकि देखिए मैथ में अगर मान लीजिए कि 70 नंबर का आपका एग्जाम हुआ ना, तो 70 में से आप मान लीजिए 3.5 क्रेडिट के लिए फिजिक्स में आपने मान लीजिए कि 30 नंबर लाया है, तो इसमें जो क्रेडिट बना है वो 30 नंबर पे बनेगा। इसमें भी आप मान लीजिए आपने 30 नंबर ही लाया, तो इसमें जो क्रेडिट बनेगा वो 30 नंबर में ही बनेगा। लेकिन आप देखोगे एक टर्म आती है SGPA, ठीक है, और एक होती है CGPA। तो SGPA CGPA से ही आपका रिजल्ट बनता है। तो जब SGPA CGPA कैलकुलेट किया जाता है तो क्रेडिट से ही कैलकुलेट किया जाता है। तो जिसका जितना ज़्यादा क्रेडिट उसमें 30 नंबर ही आया, जिसमें कम क्रेडिट था उसमें भी 30 नंबर आया। तो अब इसका जो क्रेडिट बनेगा, इस क्रेडिट के हिसाब से जो इसका CGPA बनेगा वो ज़्यादा बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? ये ज़्यादा बनेगा। तो देखिए इसमें भी 30 नंबर लाए आप, इसमें भी 30 नंबर लाए, इसमें क्रेडिट अब क्या हो जाएगा? कम बनेगा, और इसमें क्रेडिट ज़्यादा बनेगा। मतलब कि देखिए जिसमें कम क्रेडिट है उसमें 30 नंबर लाए तो भी क्रेडिट मेरा कम बना, तो क्रेडिट कम बना तो यहाँ पे CGPA भी आपका कम जाएगा। यहाँ पे क्रेडिट ज़्यादा था, यहाँ पे भी 30 ही नंबर है, तो यहाँ क्रेडिट मेरा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से SGPA भी बढ़ रहा है। तो इस हिसाब किताब से आपको देख लेना है, अपने सब्जेक्ट के अनुसार देख लेना है। सिलेबस में मेंशन रहता है क्रेडिट, ठीक है। तो जिसका जितना ज़्यादा क्रेडिट रहेगा उतना ज़्यादा उसको अच्छे से पढ़ना, उसको उतना ज़्यादा आप इंपॉर्टेंट देना, उसमें उतना ज़्यादा आप नंबर लाओगे तो उतना ज़्यादा आपका CGPA बढ़ेगा। तो यहाँ से नंबर जो कि बहुत अच्छे से आप स्कोर कर सकते हो, एक अच्छा नंबर ला सकते हो। तो उस सब्जेक्ट पे आपका पूरा कमांड होना चाहिए था जिसमें क्रेडिट ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्रेडिट सिस्टम के अनुसार आपको पढ़ाई करनी है। दूसरा चीज़ आपको क्या करनी है कि मेक योर नोट्स। देखिए आपको क्या करनी है कि नोट्स हमेशा बनाते रहना है। जैसे मान लीजिए कि जैसे फिजिक्स पढ़ा मैंने, मैथ पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, ठीक है, या मैंने कंप्यूटर का कोई पार्ट पढ़ा, जैसे PPS मैंने पढ़ा, कुछ भी पढ़ा, तो उसका आपको क्या करनी है? आपको नोट्स बना लेंगे प्रॉपर। ये नोट्स बना लेने हैं, ये आगे चल के आपको बहुत काम आने वाला रहेगा। लेकिन फिलहाल अभी जो भी चीज़ें पढ़ रहे होंगे, जहाँ से भी पढ़ रहे होगे, चाहे यूट्यूब से पढ़ो, किसी क्लास से पढ़ो, या किसी कॉलेज के टीचर से पढ़ो, या प्रोफेसर से पढ़ो, कहीं से ही पढ़ो, या इवन कई सारे कॉलेज में सीनियर भी बता देते हैं कुछ कुछ, तो सीनियर से पढ़ो, या आप बुक से पढ़ो, कहीं से ही पढ़ो, उसको एक कैटेगराइज करके एक अपना नोट्स लिखो, जिसमें आप लिखो कि मैंने ये चीज़ें यहाँ से पढ़ लिया, अपना थॉट बनाओ, उसको एक नोट्स के फॉर्म में लेके आओ। वो नोट्स आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ेगी आगे चल करके। अभी मैं बताऊंगा आपको नोट्स की कितना ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी आगे चल के। ठीक है, 5वां पॉइंट पे आप आते हैं। देखिए 5वां पॉइंट लिखा मैंने, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। देखिए सम टाइम ऐसा होता है कि जब हम पढ़ते हैं या कुछ ऐसा जब हम पढ़ते रहते हैं तो उस टाइम पे हम जो है कि सोशल मीडिया का यूज़ करने लगते हैं, या कई सारे दोस्त होते हैं, चलो यार देख के आते हैं बाहर क्या हो रहा है, हल्ला हो रहा है, या कौन हॉस्टल में किससे लड़ाई किया, ठीक है, किसी का बर्थडे हुआ, सो मेनी थिंग्स गो इन योर कॉलेज। तो आपको क्या करनी है कि इन सारी चीज़ों से आपको अवॉइड करनी है। इसका जो है ना कि सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप ज़्यादा लोगों को दोस्ती में कर लेते हो, तो दोस्ती में आप उलझे रहते हो, पढ़ाई नहीं कर पाते हो। तो आपको कुछ चीज़ें को अवॉइड करना पड़ेगा। जैसे फेसबुक ज़्यादा चला लिए, इंस्टाग्राम ज़्यादा चला लिए, रील्स वगैरह ज़्यादा देख लिए, तो इन सभी चीज़ों को आपको डिस्ट्रैक्शन जो है इससे आपको बचना है। तो क्या करना पड़ेगा आपको? अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। तो डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है। तो स्टडी करने के लिए इस सब चीज़ों को आपको फॉलो करना है। 5-6 चीज़ें हैं मैंने आपको बता रखी हैं, इसको आपको स्ट्रिक्टली आप फॉलो करोगे, ठीक है। इसको आप 110% अभी फिलहाल अगर कुछ नहीं भी कर सकते हो तो देखो भाई, ये 30 दिन जो आपके पास बचा हुआ है ना, 13 डेज, ठीक है, 30 डे, इसको आप लोग एटलीस्ट ऐसा करो कि जब भी सेमेस्टर की एग्जाम आती है तो कम से कम 30 दिन इन सब चीज़ों को फॉलो जरूर करो। क्योंकि ये जब चीज़ें आप फॉलो कर लेते हो ना, तो 30 दिन में आप अच्छा एक मैच्योर स्टूडेंट बन जाते हो, सीरियस स्टूडेंट बन जाते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो। इसका आप लोग खास ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये मैंने बता दिया आपको स्टडी और लर्न कैसे चीज़ों को करना है। अब देखिए दूसरा चीज़ होती है, हमने जो दूसरे पार्ट में इसको डिवाइड कर रखा है, वो मैंने डिवाइड कर रखा है रिविजन और प्रैक्टिस। जैसे मैंने शुरू में बोला कि प्रैक्टिस कैन मेक यू परफेक्ट, तो आपको क्या करनी है? मल्टीपल टाइम आपको क्या करनी है? सबसे पहले नंबर ऑफ टाइम रिवाइज नोट्स। देखिए जो यहाँ पे आपने नोट्स को बना दिया, यही नोट्स को आपको बार बार रिवाइज करना है। क्योंकि देखो जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि आपने किसी टीचर से पढ़ा है कि a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab होता है, पढ़ लिया,
अब वो टीचर आपको बार बार बताएगा तो नहीं ना करके कि a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab होता है, वो बार बार आपको नहीं बताएगा। ये कौन बताएगा? आप कहीं पर लिख के रखोगे तभी तो उसको आप रिकॉल कर पाओगे, तभी तो उसको आप देख पाओगे ना। तो ये लिखने का काम नोट्स में होती है, और यही नोट्स को हम मल्टीपल टाइम देख लेंगे तो वो मेरे कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, जिसके वजह से ये चीज़ हम एग्ज़ाम में इसको दे सकते हैं, इसको हम डिलीवर कर सकते हैं और हम चीज़ों को समझ सकते हैं। तो ये नोट्स की पावर होती है, ये नोट्स की इंपॉर्टेंस होती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और उसी नोट्स को बार बार रिवाइज कर लोगे तो ये चीज़ें आपको अंदर आ जाएगी, जिसकी वजह से आप चीज़ों को अच्छे से कर पाओगे। तो ये चीज़ आपको करनी है। उसके सिवाय देखो आपको क्या करना है कि PYQ आपको सॉल्व करनी है। जैसे देखिए मैंने क्या बोला कि यहाँ पर रिवीजन करना है, तो रिवीजन करने के लिए आपको सबसे बेस्ट तरीका होता है वो PYQ सॉल्व करना होता है। जब आप इतना सारा चीज़ों को फॉलो करके एक नोट्स बना लोगे, आप पढ़ लोगे, तो फिर आप PYQ को आसानी से कर सकते हो। PYQ भी करने के लिए आपको मैं बताता हूँ, देखिए ज़्यादा आपको PYQ नहीं करनी है, पिछले 5 साल का PYQ केवल करनी है, ओनली 5 ईयर का PYQ करना है। सब बार का PYQ हम नहीं करते हैं ना, क्योंकि हर बार का पैटर्न थोड़ा अलग होता है, सब चीज़ें का अलग अलग पूछने का तरीका होती है। लेकिन लास्ट 5 साल का कर लोगे, मोर देन इनफ है भाई। आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि PYQ में क्या आ रहा है, कैसे मुझे पढ़ना है, क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये PYQ सॉल्व करके आपको पता चल जाएगी। इसके सिवा देखो कि आपको एक और चीज़ मैं सजेस्ट करूँगा कि वर्क ऑन द राइटिंग स्किल। अब देखिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये होती है ना कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा राइटिंग स्किल के लिए। राइटिंग स्किल का मतलब जैसे मान लीजिए कि 7 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, और कोई क्वेश्चन 10 नंबर का है, तो 7 नंबर के क्वेश्चन को कितना लाइन में आंसर करना है, कितना पेज मुझे भरना है, उसके लिए क्या क्या लिखना है, क्या डायग्राम बनाना है मुझे, ठीक है, वो सब चीज़ें आपको सीखने पड़ेगी। वो तब सीख पाओगे जब आप नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, नंबर ऑफ टाइम जो खुद को समय दे करके उसको आंसर राइटिंग के फॉर्म लिखोगे। क्योंकि एग्जाम में आपका कॉपी लिखना होता है, कॉपी में लिखना होता है। कॉपी में लिखते क्या आप लोग, जो आप खुद से सीख के जाते हो। तो ऐसा करो ना कि सेमेस्टर एग्जाम का फाइनल एग्जाम आने से पहले खुद एक जस्ट लाइक मॉक टेस्ट की तरह PYQ उठाओ, उसमें सारे क्वेश्चन दिए, उसको अपना एक कॉपी लेके आओ, उसमें अपने आप को लिखो, ठीक है, उसको लिख कर रखो, उसको एकदम अच्छे से 5 साल का PYQ खुद से सॉल्व करके उसको रख दो। अभी मैं आगे चल के बताऊंगा इसको क्या करना है, उसको खुद से लिख के रख लो, एक कॉपी में लिख के रख लो बढ़िया से। मुझे किसी को चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं कहीं से मिला नहीं रहा हूँ कि किताब में ये दिया मैं क्या लिखा हूँ, मैं खुद से बस क्वेश्चन पढ़ा हूँ, मुझे जो सही लगता है मैं उसका आंसर कर रहा हूँ, ठीक है। इस टाइप से आपको करके रखनी है ये, तो ये राइटिंग स्किल हो जाएगा। एंड इवन मैं एक चीज़ और बात बता दूँ, देखिए राइटिंग स्किल के बारे में और ज़्यादा आपको डिटेल में बात करनी है तो मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी पहले से बना रखा है कि आपको एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी होती है, कॉपी एग्जाम में लिखने के क्या तरीके होते हैं, क्या क्या चीज़ प्रोसीजिंग फॉलो करनी पड़ती है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये इधर आई बटन पे आ जाएगा, आप जाकर के चेकआउट कर लेना। आपको पता चल जाएगा कि जब कॉपी लिखते हैं सेमेस्टर के एग्जाम में तो आपको कैसे कैसे लिखनी होती है, क्या क्या चीज़ें उसमें लिखनी है, ऐड ऑन करनी है, सब चीज़ें बताता हूँ मैं। तो वो जाकर के आप चेकआउट कर लेना। और कोई डायग्राम वगैरह आती है तो वो डायग्राम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, तो उसको भी आप लोग यहाँ पे जाकर चेकआउट कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर के ये स्पेशल एक वीडियो है हमारा टॉपिक कि हाउ टू राइट कॉपी इन योर एग्जाम सेमेस्टर, वो जाकर के आप चेकआउट कर लेना, काफ़ी अच्छा मैंने बता रखे हैं। इसके सिवा देखेगा तो एनालाइज योर एग्जाम पैटर्न, देखिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग मार्क कर लीजिएगा कि आपने जो भी कॉपी लिखे हैं, जो भी PYQ किए हैं, जो भी रिवीजन किए हैं, उसको एनालाइज करिए। दिमाग में लेके आए कि यार ये पढ़ा था मैंने, वो मुझे याद है या नहीं है, ये मैंने चीज़ें सीखी थी वो मुझे याद है या नहीं है, इसका एनालाइज करना आपको। एंड जो भी PYQ आपने सॉल्व करा उसका आंसर मुझे आता था, नहीं आता था, मुझे मालूम था, मैं बना नहीं सका, या मेरे से आंसर नहीं आया, न्यूमेरिकल था, ऑब्जेक्टिव था, सब्जेक्टिव था, क्या था, इसका एनालाइज करनी है। फिर आपको देखना है कि मैं इसमें कितना अच्छा कर पाया हूँ, मुझे और कितना काम करना है, मुझे रिवीजन नहीं था इसलिए मुझसे नहीं बना क्वेश्चन, या मुझे आता ही नहीं था, या मैंने पढ़ा ही नहीं था, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको देख करके एनालाइज करनी है सब चीज़ें। जैसे ही आप एनालाइज कर लेते हो पैटर्न को, तो ये पैटर्न एनालाइज करने के बाद आपको पता चलता है अच्छा मेरा ऑब्जेक्टिव पोर्शन थोड़ा वीक है, मेरा न्यूमेरिकल पोर्शन थोड़ा वीक है, तो उस पर हम काम कर लेंगे। तो वो गुड एंड वेल कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता में वो काफ़ी अच्छी चीज़ें हो जाती है, तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अब इतना सब चीज़ों कर लोगे ना, इतना सब चीज़ आप कर लोगे, फिर आप जो है कि फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम में आप जैसे बैठे हुए, तो मैं एकदम गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो है कि 8.5 CGPA आपका कम तो आएगा नहीं, ईमानदारी से बता रहा हूँ मैं। इतना कर लोगे तो कभी कभी बच्चे होते हैं जो मुझे खुद पर्सनली मैसेज कर रखे हैं कि 9 CGPA से ऊपर भी आता था, ठीक है, और आ भी जाता है, और मैं भी इसी को फॉलो करता था, तो मेरा भी CGPA हालांकि मतलब उतना ठीक ख़राब भी नहीं कहूँगा मैं, लेकिन मेरा है, यहाँ पे देखोगे 8.44 CGPA मेरा हर बार आता है। ओवरऑल देखोगे तो मेरा 8.44 CGPA आता है, लगभग 8.5 के आसपास है हम लोग, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 10 में से 8 8.5 लाना आसान नहीं होता, ठीक है।
हालांकि देखो तो पाँच पर तो मेरा 5 ही पे रहता है, लेकिन फिर भी इतना आप लोग स्कोर कर सकते हो। तो ये सब पूरा प्रोसीजिंग है। अब देखिए मैं ये तो सारी चीज़ बता दिया हूँ। जैसे मैंने बोला था कि लास्ट में आपको कुछ बोनस टिप्स बताऊँगा, एडिशनल टिप्स बताऊँगा, वो एडिशनल टिप्स आप लोग समझ लीजिए। जैसे मैंने बोला ना यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे क्या करना है आपको, वर्क ऑन द राइटिंग स्किल में मैंने ये बताया, अभी बताया आपको कि आपको खुद से PYQ लेके आना है और एक कॉपी लेना है, उसमें खुद से PYQ खुद को सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करके उसको रख लेना। अब देखिए मैं एडिशनल टिप्स क्या करता था, अभी मैं दूसरों से अलग आप कैसे कर रहे हो काम, ये चीज़ आपको यहाँ से पता चलिए। देखिए ये कॉपी मैंने एकदम जस्ट लाइक एक ब्लैंक एंड व्हाइट पेपर लेके आया, उसमें मैंने आंसर राइटिंग किया, PYQ को सॉल्व करा, मैंने खुद से किया, उसमें किसी को नहीं सपोर्ट लिया, ना बुक का ना कुछ का, मैंने खुद से जो मिल जाता था मैंने लिख दिया। और उसी को क्या करना है आपको, एडिशनली क्या करना है, वेरीफाई योर कॉपी टू योर प्रोफेसर। अब यही कॉपी दे दो प्रोफेसर को जाकर के, प्रोफेसर इतना तो आपके लिए ज़रूर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छा से बात करोगे तो ज़रूर कर देंगे। इस कॉपी को उठाना, एक किसी प्रोफेसर को, जो सब्जेक्ट आपको प्रोफेसर पढ़ाए हैं उसी कॉपी को आप टीचर को दे देना, ठीक है। बोलना कि सर ये PYQ है, मैंने खुद से अपने मन से, मैंने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ऐसा समझ के चल रहा था कि मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा हूँ, मैं कॉपी लिख रहा हूँ, और इसी कॉपी को आप चेक करके मुझे बताइए कि कितना मार्क्स मेरा आ रहा है, मुझे कितना मार्क्स आ रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि 70 मार्क का आपने एग्जाम दिया, तो 70 में मुझे कितना आ रहा है, 30 आ रहा है या 35 आ रहा है। खुद से आप जब टीचर चेक करेंगे, फिर आप देखोगे कि अरे यार मैंने यहाँ पे क्या गलती की, तो खुद जब बताएंगे आपको, बाबू तुम इसका आंसर ये गलत दे चुके थे, ये सही था, ये गलत था, ये ऑब्जेक्टिव का नंबर 1 नंबर आया, 2 नंबर आया, वो सब देख के देखेंगे तो तुमको आएगा 30 नंबर 35 नंबर, तो पता चलेगा अरे यार 70 मुझे 30 ही आ रहे हैं, मुझे और अच्छा करना है, मुझे और बेहतर करना है। फिर आप और राइटिंग इसी पे काम करोगे, फिर खुद से रिवाइज करोगे, शॉर्ट नोट्स वापस जाके फिर रिवाइज करोगे, फिर एक साल का PYQ सॉल्व करोगे, फिर उनको देंगे कॉपी चेक करने के लिए, फिर वो चेक करेंगे, तो जो पिछले बार 30-35 नंबर आता हो सकता है इस बार 40 या 45 आए, तो 40-45 आ गया। ऐसा करके एटलीस्ट एक सेमेस्टर में अगर 5 भी PYQ, 5 साल का PYQ सॉल्व करके आप अपने प्रोफेसर से चेक करवा लेते हो, तो ये जो 30-35 नंबर जो आ रहा था ना, ये शुरू में जाकर 50-60 तक पहुंच जाता है। अगर आप अच्छा से करते हो तो 50-60 तक पहुंच जाते हो ना भाई, तो एकदम टॉपर्स की लिस्ट में आराम से आ सकते हो अगर इतना चीज़ करते हो। हालांकि इतना कोई प्रैक्टिकली हम क्या है जरूर पा रहे हैं, और हमने भी अपने कॉलेज के टाइम पे इस टाइप से मैंने किए हैं, तभी मेरा इतना मार्क्स आ पाया था। अगर आप डेडिकेटेड इतना फॉलो करते हो फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर लास्ट सेमेस्टर तक, तो आप शायद एक ऐसा एग्जामिनर बन जाओगे जिसको बहुत सारा अच्छा आइडिया पता रहेगा, बहुत अच्छा कर सकते हो। तो ये एक प्रोसीजर है जो मैं एडिशनली करता था। देखो ये मैंने एक्सपीरियंस के दम में बताया था, मैंने ऐसा मैंने खुद पे लागू करता था, मैंने खुद ऐसा करता था, तो मैं बताया आपको। ये शायद आप खुद से जब ओवर द टाइम आप कंप्लीट करोगे अपना कोर्स, तो शायद आपको ये चीज़ें रियलाइज होगी। मुझे रियलाइज हुआ तो मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस मैंने शेयर करा। बाकी ये टिप्स एंड ट्रिक तो काफ़ी था, बट ये एडिशनल मेरे पास था जो मैंने आपको बताया है। इसके सिवा देखो एक और मैं एडिशनल बताना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए बुक का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जो भी चीज़ें आप आंसर राइटिंग के लिए लिखते हो, जो भी चीज़ें आप सही मानते हो, वो कहाँ से आती है, बुक से ही आती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि बुक वगैरह भी पढ़ लिया करो कभी कभी। बुक में न्यूमेरिकल, बुक में ऑब्जेक्टिव, बुक में थ्योरी, बुक में बहुत सारी चीज़ें दी रखी रहती है, वो रिसर्च करके बुक बनता है। तो बुक इज़ योर बेंचमार्क, आपका रेफरेंस पॉइंट है जहाँ से आप चीज़ों को सीख रहे हो, ठीक है। तो कंटिन्यूसली कोशिश करना अगर समय बचे तो कि बुक वगैरह भी आप लोग पढ़ा करो, ठीक है। बुक में काफ़ी सारी चीज़ें रहती है, बुक से भी आप सीख सकते हो, तो बुक को अवॉइड मत करो। आजकल के सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि सारा चीज़ को जो भी सीखना है यूट्यूब पे आकर सर्च कर दिया, यूट्यूब से ही सीखते हैं। तो यूट्यूब पे जरूर थोड़े कि 100% सही ही होगा, जो लोग कम बेस भी जानते हैं वो लोग भी यूट्यूब बताने लगते हैं, तो वो चीज़ें उतना आप सीरियसली नहीं ले सकते हो। लेकिन बुक में रिसर्च होती है, उसका फिल्टर होता है, उसका सब चीज़ होता है, तो ही बुक छपती है, तो वो गलती होने के चांसेस कम है। बट यूट्यूब पे कोई भी आया वीडियो बनाकर चला गया, तो वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि 100% सारे लोग गलत होंगे, 100% सारे लोग सही होंगे, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट आई कैन एक्सप्लेन इट, ओके। तो आपको ध्यान रखना है कि बुक भी पढ़ना है। इसके सिवाय मैं एक और बात करूँ तो देखिए, जो भी टीचर होते हैं उसके गाइडेंस को भी फॉलो करना है। ऐसा नहीं एक बार टीचर का बातें नहीं मानना है, टीचर का गाइडेंस भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। जैसे टीचर कह रहे हैं कि ये सब्जेक्ट का क्रेडिट ज़्यादा है तो इस पर फोकस ज़्यादा करो, तो वो बात माननी चाहिए आपको। जैसे कि मैंने भी बताया क्रेडिट सिस्टम का पूरा सिस्टम मैंने आपको समझाया, तो उसकी बातें माननी है। वो भी जो है कि अपने दम पे एक्सपीरियंस में बताता है। और इवन सबसे बड़ा चीज़ है टीचर का बात मानने का एक और फायदा है। देखो कॉपी तो आपने लिखी है, पढ़ाई तो आपने करी है, लेकिन चेक कौन कर रहा है कॉपी? यहाँ पे टीचर ही कर रहे हैं ना। तो टीचर की अगर बात मानते हो तो कॉपी जिस एंगल से वो चेक करते हैं उसी एंगल से आपको गाइड भी कर रहे होंगे कि ऐसे कॉपी लिखा जाता है, ऐसे चीज़ों को अरेंज करना है। तो वो हो सकता है जब वो चेक करे वैसे मिलेगा तो वो नंबर भी ज़्यादा देंगे।
तो उनकी बात मानने का फ़ायदा ये भी होता है। तो काफ़ी अच्छा चीज़ है, उनके बातों को भी फॉलो करना है, उनके बातों को भी मानना है कि वो एग्ज़ाम को लेकर के क्या बोल रहे हैं, उनसे भी एक बार सलाह ले सकते हैं आप लोग। इसके सिवा देखो तो कुछ टॉपर्स की कॉपी आपको चेक करनी है। टॉपर्स कॉपी मतलब कि जो आपके कॉलेज में आसपास में जो दिखते हैं कि पढ़ाई में अच्छा है, नंबर अच्छे लाए थे, उनसे एक बार कांटेक्ट करो, उनसे बोलो कि एक बार कॉपी आप अपना जो लिखते हैं, जो लिखने का तरीका है उसको मुझे एक बार दिखाइए। वो भी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करते होंगे, कहीं ना कहीं कॉपी में लिखते होंगे, कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग का वो कंसेप्ट को फॉलो करते होंगे, तो कहीं ना कहीं वो अपने एक आधो पन्ना में कहीं ना कहीं तो लिख के रखते होंगे ना आंसर, कि ऐसे मैं आंसर लिखता हूँ। उनकी कॉपी को एक बार जाकर रिव्यू कर लो, या उनके इंटरनल जो एग्ज़ाम होती है उनकी कॉपी निकाल लो और जाकर देख सकते हो कि वो कैसे लिखते हैं, क्या दूसरों से अलग करते हैं जिससे वो टॉपर हैं। तो ये सब चीज़ें उनसे सीख सकते हो। तो ये मैंने एडिशनली बता रखा है। इतना अगर आप करने के बाद समय बच जाती है तो आप इन सभी चीज़ों पे भी फोकस कर सकते हो। तो ये मेरे हिसाब से बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पटना, जो कि किसी भी सेमेस्टर में किसी भी तरीक़ा से आप पढ़ाई करते हो तो यहाँ पे आप इस तरीक़ा से प्रोसीडिंग फॉलो कर सकते हो, एक बेहतर से बेहतर आप अपना एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए और एक अच्छा सेमेस्टर में रिजल्ट लाने के लिए। तो आज ये मेरा एक स्ट्रेटेजी होता है जिससे मैंने आपको डिस्कस करें। एंड आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।